हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो टॉपिक था उसे हमने कंप्लीट किया था। उसके प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग पीवाईक्यूज और अदर क्लासेस में हम लोग देखेंगे अभी प्रेजेंटली जो है। और हमने रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट भी देखा था, मतलब पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर हमें देखना हो किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट या ओरिजिन में, तो हमने उस केस को भी लिया था। तो ये दोनों टॉपिक्स हमने प्रीवियस क्लास में किया था, प्लस हमने बेसिक्स में स्लोप ऑफ अ लाइन भी देखा था कि एक लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर अप किए थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो होगा, हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई दो पॉइंट है और उन दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको अगर एक रेशियो में डिवाइड किया जाए तो वो जो पॉइंट होगा, जो भी गिवन पर्टिकुलर रेशियो होगा, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे अगर हमें रेशियो गिवन है। तो ये हम लोग सेक्शन फॉर्मूला जब पढ़ेंगे उस केस में हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप समझ गए, डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का। सेक्शन फॉर्मूला में वी विल बी गिवन, हम लोग को दिया रहेगा रेशियो ऑफ द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा दो पॉइंट को मिलाने से, उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है वो रेशियो गिवन होगा, और हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है कि वो पॉइंट्स कहाँ पे होगा। मतलब सपोज अगर दो पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स अगर गिवन हो तो आपको, अगर इन दो को मिला मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, और इसमें अगर आपको दिया रहे कि अब मुझे इस स्ट्रेट लाइन को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये m1:m2 रेशियो अगर है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा xy, ये हमें निकालना होगा। तो ये होगा सेक्शन फॉर्मूला में। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और इस सेक्शन फॉर्मूला में भी डिफरेंट केसेस होते हैं, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो, या फिर इंटरनल डिवीजन हो, अगर इंटरनल पॉइंट हो जो इंटरनल रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो वो सब केसेस हम देखेंगे। बट उससे पहले, इन सारे फॉर्मूलाज को देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको कुछ बेसिक्स ऑफ जो ट्रायंगल है वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे कि सपोज आप इसमें लिख लीजिए बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल। बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में हम लोग देखेंगे, सपोज इसमें आपको पहले आप सिमिलर ट्रायंगल्स मत लिखिए, इसमें ऐसे लिखिए बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें आपको दो टाइप का चीज पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, और दूसरा पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी कि सिमिलर ट्रायंगल किसे करते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो बेसिक आप याद रखने के लिए याद रखिए कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है, इन दोनों में ये होता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स वही हो सकते हैं जिसमें आपका तीनों एंगल, मतलब उसे बोलते हैं ट्रिपल ए कंडीशन। तो ट्रिपल ए कंडीशन जिस दो ट्रायंगल में सेटिस्फाई होगा, मतलब सपोज अगर ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, मतलब इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर अगर मान लो ये वाला एंगल यहाँ है और इसके बराबर ये वाला एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है, ट्रिपल ए है, तो यानी कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। और सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सिमिलर होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या उसमें होता है फिर केस। लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है उसमें जिसमें या तो दो एंगल और एक साइड बराबर हो, या फिर ए या फिर दो एंगल और उसके बीच का साइड, मतलब अगर सपोज इस तरीके से हम देखें कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात हो रही है यानी दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो दो ट्रायंगल है
और दोनों में अगर सपोज ये दोनों एंगल सेम है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, और प्लस में ये जो ये वाला जो जो इन दोनों से मिला हुआ नहीं, दूसरा जो थर्ड वाला साइड है, मान लो सपोज ये ए बी सी अगर ट्रायंगल है और ये डी ई एफ अगर ट्रायंगल है, तो ये ए बी साइड डी साइड के बराबर है, ए बी साइड डी साइड के बराबर है। तो ये हो गया ए एस कंडीशन। और इस केस में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर अगर रख दिया जाए तो सेम ट्रायंगल मतलब पूरा कवर अप कर जाएगा, और पूरा कवर अप करने का मतलब तीनों साइड और तीनों एंगल सब बराबर होंगे इसमें। ये होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब यही होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये मैं फिर से पढ़ाऊंगा, बस मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ। तो ए एस एक कंडीशन होता है, एक ए एस ए कंडीशन होता है, उसके बाद एक एस ए एस कंडीशन होता है, और एक होता है तीनों साइड अगर बराबर हो, मतलब तीनों साइड अगर दोनों ट्रायंगल के बराबर हो तब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। अब हम लोग इसको अलग से एक बार पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल से पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट आप नेम दे दीजिए टॉपिक को। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इसका यूसेज बहुत सारा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है कि सपोज आपके पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है और ये आपका ट्रायंगल डी ई एफ है। सपोज ए बी सी एंड दिस वन इज डी ई एफ। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पहला कंडीशन जो बता रहा था वो था एंगल एंगल साइड। सपोज ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल सेकंड वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और जो थर्ड साइड है, सपोज ये जो साइड है, ये साइड आपका ए बी डी के बराबर है। तो हमने क्या पढ़ा कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और जो ए बी साइड है वो आपका डी के बराबर है। तो ये अगर आपको गिवन है दो ट्रायंगल के बीच में, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, आप लिख लीजिए यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस दैट ऑल साइड्स, आप लिख लीजिए ऑल साइड्स एंड एंगल ऑल साइड्स एंड एंगल ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग लिखना जरूरी है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग का मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स। उसी तरह ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये होता है। तो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, मतलब सारे साइड्स और सारे एंगल्स सब इक्वल होगा किसी भी गिवन दो ट्रायंगल में। ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब जो भी दो ट्रायंगल होगा तब तो उसे आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो अगर ए बी सी और डी ई एफ अगर गिवन है, अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तभी बनेंगे जब उसे आप तीनों साइड उसके बराबर होंगे और तीनों एंगल्स बराबर होंगे। लेकिन आपको कंडीशन प्रूव करने के लिए अगर दिया रहे कि दो एंगल भी अगर बराबर है और उसका जो तीसरा साइड है वो भी बराबर है, तो आपको एक्सक्यूज मी, तो आपको पता चल जाएगा कि ए बी सी जो है वो डी एफ जो है वो दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने बताया कि सारे साइड्स बराबर हो जाएंगे, तो वो प्रूव भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए अगर ये दोनों एंगल बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के दूसरे ट्रायंगल के, तो ये जो थर्ड एंगल है, ये थर्ड एंगल ये भी बराबर होगा। आपको पता है क्योंकि सपोज ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये भी θ1 होगा, ये θ2 होगा। आपको पता है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, दिया हुआ है ए एस कंडीशन से। तो अगर ये ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, तो ये जो तीसरा वाला एंगल होगा, ये आपको पता है ये तीसरा एंगल जो थीटा है वो होगा 180 माइनस θ1 प्लस θ2 इन ब्रैकेट। और उसी तरह यहां भी वही होगा 180 माइनस θ1 प्लस θ2। तो दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि तीनों एंगल बराबर हो गए। और जब तीनों एंगल बराबर हो गए, ये तो तीनों एंगल जब बराबर हो गए, तो आपको पता है कि ये वाला साइड अगर इस साइड के बराबर है, और आपको पता होगा ये वाला साइड अगर इस साइड के बराबर है, तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है और
आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी आप देखिए, अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ से, सपोज ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड भी बराबर है। तो आप ज्योमेट्री से देख सकते हो, आपको अगर ये 2 यूनिट्स होगा, ये भी 2 यूनिट्स है, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा पूरी कोइंसाइड हो जाएगा। अगर ए बी और डी को, अगर इस ट्रायंगल को लाके यहाँ रखा जाए तो ए बी और डी कोइंसाइड हो जाएगा और पूरा ट्रायंगल सेम मैच हो जाएगा। ए बी सी और डी एफ जो है वो कोइंसाइड हो जाएगा दोनों ट्रायंगल। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं, जिसमें कि सारे साइड बराबर होंगे। अब जब सारा कुछ मैच हो जाएगा, क्योंकि एंगल भी बराबर है, अब ये लेंथ भी बराबर है, ये एंगल दोनों बराबर है, तो आपको पता है कि ये पूरा लेंथ भी मैच हो जाएगा। तो लेंथ मैच होगा तो इसका मतलब कि सारे साइड्स भी बराबर होंगे। ये साइड इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगा। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये ABC जो DEF है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुए। उसी तरह दूसरा कंडीशन इसमें होता है, मैंने बताया था ASA। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, अगर ये एंगल बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर होता है, यानी ASA बराबर अगर दोनों ट्रायंगल में होता, तो आपको यहां से भी दिख सकता था कि तीनों एंगल, तो आपको पता है फिर से एंगल वही होगा 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये वाला एंगल। तो तीनों एंगल बराबर हो जाते, और तीनों एंगल बराबर है वो है, और एक साइड बराबर है। तो एक साइड बराबर है तो भाई जब ज्योमेट्री से बनाओगे आप दूसरा ट्रायंगल, तो सेम एंगल, क्योंकि एंगल सेम है तो साइड्स भी बाकी सेम होंगे। तो ASA से भी आपका ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF हो जाएगा। फिर तीसरा केस है, अगर तीनों साइड्स बराबर हो, अगर तीनों साइड्स बराबर हो, अगर तीनों साइड्स बराबर हो, आपको पता है अगर तीनों साइड्स बराबर हो, तो आपको पता है कि भाई ये वाला चीज इसके ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा। अगर तीनों साइड बराबर हो गए तब तो पता है आपको कि ये कोइंसाइड हो जाएगा इसके साथ, अगर ट्रायंगल है तो कोइंसाइड हो जाएगा। तो आपको पता ही, अगर सपोज मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल लूं, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं, तीनों साइड बराबर का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, और ये वाला साइड इसके बराबर है। तो आपको दिख रहा है कि अगर लेंथ तीनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स का बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है, मतलब एक के ऊपर दूसरा को अगर रखा जाए तो वो पूरा एकदम कवर अप कर लेगा। तो यानी कि ये भी एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब कंडीशन हुआ। फिर चौथा कंडीशन जो है, चौथा कंडीशन हमने क्या बताया था, चौथा कंडीशन है आपका SAS, यानी कि अगर आप साइड एंगल साइड देखो, मतलब अगर आपका इस टाइप से समझो कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, और आपका ये दिया हुआ है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये सेकंड साइड और ये सेकंड साइड बराबर है, और इन दोनों के बीच का एंगल एक बराबर है, तो आप समझो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और एक के ऊपर दूसरे को अगर रखा जाए तो दैट मीन्स कि वो से सब कुछ कवर अप कर देगा, एंड ऑल साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि SAS, अब देखिए इसको प्रूव भी कर सकते हैं इजीली, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो दो साइड, अब पता है आपको कि दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर है और ये एंगल दोनों के बीच में जो है वो सेम है, तो आपको पता है कि ज्योमेट्री से अगर आप बनाओगे तो वो सेम ट्रायंगल बनेगा, सेम। आप ज्योमेट्री से बना के देख लेना, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, उसी तरह आप फिर से बनाओगे, ये साइड और ये साइड बराबर है, लेकिन उससे पहले आप एंगल दोनों के बीच का सेम रखना है। तो आपको दिख ही रहा है कि अब, और उसके बाद जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मैच करोगे तो वो सेम ट्रायंगल बनेगा। तो इसीलिए दिस आल्सो सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ये सारे कंडीशन हुए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कुछ नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स इन विच ऑल, और इसमें दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऑल साइड्स एंड ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल, मतलब जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब अगर ये साइड है तो इसके बराबर ये होगा, ये साइड है तो इसके बराबर ये होगा। तो इस टाइप से करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर सब कुछ इक्वल रहे, एंगल साइड, एंगल भी और साइड्स भी, तो उस टाइप के ट्रायंगल्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स, अब लिखिए सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है वो समझिए। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है कि सपोज, सपोज आपके पास ये ट्रायंगल एक गिवन है और दूसरा ट्रायंगल ये गिवन है, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए, अगर हम इसको देखना चाहें, ये दोनों ट्रायंगल्स में अगर ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल को अगर हम बराबर रख कहें, ये एंगल और ये एंगल को अगर हम इक्वल कहें, और ये एंगल और ये एंगल को अगर हम इक्वल कहें, तो इस टाइप के जो दो ट्रायंगल होंगे सिर्फ एंगल उसके बराबर है। ओनली दीज थ्री एंगल्स आर इक्वल, नॉट द साइड्स। तो ये अगर तीन एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी सिमिलर है। अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंट भी है, साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आपको ये चीज याद रखना होगा कि जितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, वो सारे सिमिलर भी होंगे, लेकिन जितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसका मतलब समझिए आप लिख सकते हो यहां से कि ऑल congruent triangles are similar, all congruent triangles are similar triangles, but similar, all similar triangles are not congruent। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आप इस प्रीवियस पेज में देखिए, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट था, ये सब भी सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल के लिए आपको कंडीशन क्या है, सिर्फ एंगल सारे बराबर होना चाहिए। तो वो तो इसमें भी है, क्योंकि आपका दो एंगल इक्वल था तो करस्पॉन्डिंग तीसरा एंगल भी इक्वल हो रहा है। तो यानी कि यहां से भी वही चीज हो रहा है, तीनों एंगल इक्वल है, लेकिन इसके साथ साथ इसका साइड्स भी बराबर है। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। और ये सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या है कि आपका मतलब सिर्फ एंगल बराबर होना चाहिए, साइड्स बराबर हो या ना हो दैट डजंट मैटर, आपका सिर्फ एंगल बराबर होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो सारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स क्योंकि तीनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे साइड्स हमेशा बराबर होंगे। वो उस केस में क्या होगा, आप लिख लीजिए सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल होते हैं, इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल, सिर्फ एंगल इक्वल होंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 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 करस्पॉन्डिंग साइड्स आर हैविंग सेम रेशियो, हैविंग सेम रेशियो। ठीक है, तो मतलब तीनों एंगल तो बराबर होंगे दूसरे वाले ट्रायंगल के, लेकिन एंगल बराबर होंगे लेकिन साइड्स बराबर नहीं होंगे, लेकिन उनका करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होगा। दैट मींस अगर आप ये देखो, ये वाले का अगर अगर आप इसको 2 यूनिट दे रहे हो और इस वाले का अगर आप इसको 4 यूनिट्स दे रहे हो, ये 2 मीटर लंबा है अगर ये वाला साइड AC, और डी अगर 4 यूनिट लंबा है, तो दैट मींस ये रेशियो कितना हुआ 2/4, यानी ये 1/2 का रेशियो हुआ। यानी AC इज इक्वल टू जो DE है, AC/DE, ये इज इक्वल टू हो गया 1/2 रेशियो हो गया। लेकिन ये AC/DE का जो रेशियो है वो दूसरे वाले साइड्स के लिए भी वही होगा, यानी यही सेम रेशियो इसमें भी फॉलो होगा, BC/EF, और तीसरे वाले के लिए भी सेम फॉलो होगा, AB/DF। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे उनका रेशियो बराबर होगा, और रेशियो जो है वो अगर वो दिया हुआ है तो बहुत बेटर, लेकिन उनका रेशियो हमेशा बराबर होगा अगर उसका तीनों एंगल इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आपको मैंने अभी क्या बताया है कि सिमिलर ट्रायंगल्स किसे बोलते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एक ही कंडीशन होता है, वो होता है तीनों एंगल का बराबर होना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स का बराबर होना। ये देखिए, ये जब ट्रिपल ए मैं बोल रहा हूं तो यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहा हूं, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ये बराबर है, ए तीनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल के बराबर है एक दूसरे से, मतलब करस्पॉन्डिंगली। तो और जब ऐसा होगा सिर्फ एंगल बराबर हो, साइड्स बराबर नहीं होना चाहिए, तो साइड्स के जो रेशियो है ना, वो रेशियो तीनों के लिए सेम होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का, मतलब AC/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AB/DF। तो इस टाइप से आप समझिए, इसी से कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखिए ये अगर बराबर भी होता है ना, इसीलिए बोला गया है कि
ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, बिकॉज अगर ये बराबर भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब ये रेशियो 1/1 हो जाता और सारे के लिए 1/1 होता, मतलब सारे साइड्स भी बराबर होते। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इस टाइप से मैंने आपको बेसिक्स बताया कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है और करस्पॉन्डिंग आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। अब इसका यूसेज हमें बहुत सारा पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसीलिए मैंने इसको आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो हम लोग बात कर रहे थे टॉपिक की, वो था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये बहुत फेमस फॉर्मूला है और सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता रहता है, बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए बना लेंगे, इसके लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। सपोज ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, दिस इज सपोज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दिस वन इज योर x2 y2 पॉइंट्स एंड दिस वन इज योर x1 y1 पॉइंट। अब देखिए, अगर दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। सपोज दिस पॉइंट को मैं a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं। अब देखिए, सपोज मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ठीक है, और इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूं जिसका कि मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, आपको पता होगा यहां से कि ये जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस इस पॉइंट का, ये आपका x1 है, ये आपको पता होगा ये आपका y1 है, ये आपको पता होगा y2 है, एंड दिस वन इज योर x2, आपको पता होगा। इसको o दे दो नेम, इसको e दे दो, इसको c दे दो, इसको ऐसे बना लो, एंड दिस वन इज सपोज d, ठीक है। तो इस टाइप से आपने बना लिया। अब देखिए, मुझे a और b के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो a और b के बीच में डिस्टेंस निकालना है अगर, तो आपको यहां से दिख रहा होगा, ये तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, आपको दिख रहा है दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये x और ये y वाला लाइन था, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है यहाँ पे। अब देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमें ए बी निकालना है, इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए, आप इजिली लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, ये ए बी स्क्वायर जो है, इसको AD को आप क्या लिख सकते हो, AD इज नथिंग बट, इसको सेपरेटली लिख लो, AD इज नथिंग बट, व्हाट इज AD? AD इज x2 minus x1, this distance is x2 minus x1, so AD is x2 minus x1। उसी तरीके से BD क्या है, BD is BD is y2 minus y1, ये यानी y2 minus y1, आपको दिख भी रहा होगा। x2 को मैं बोल सकता हूं ना, x2 को OC बोल सकता हूं और x1 को OE बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया AD इक्वल टू OC माइनस OE विच इज x2 माइनस x1, और BD इक्वल टू लिख सकता हूं मैं y2 माइनस y1 दैट इज BC माइनस CD। तो ये हो गया BC माइनस CD इज इक्वल टू BD दैट इज y2 माइनस y1। अब यहां से देखिए, अगर मैं AD और BD के लिए यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करूं, तो दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए, अब देखिए, अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में एक बार शिफ्ट कर लेता हूं। देखिए, अब देखिए, ये यहां से आपका क्या आ गया, यहां से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना था AB, तो AB इक्वल टू मैं लिख सकता हूं अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसी को कहते हैं हम लोग, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट इज इफ टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स आपको दिया रहे x1 y1 और x2 y2, और उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज
डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी हम लोग इसी क्लास को यहाँ यहीं पे एंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अब डिस्टेंस फार्मूला को मैंने बता दिया। अब इसमें देखिए इसका बहुत सारा यूसेज आप लोग करके देख सकते हैं एग्जांपल्स। अब इसमें कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, बट सपोज आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक एक कोऑर्डिनेट है 3,4 और एक कोऑर्डिनेट्स है आपको सपोज 7,2 और इन दोनों के बीच में आपको बोला जाए कि कितना डिस्टेंस है बताइए। ठीक है। इन दोनों के बीच में बोला जाए excuse me, कितना डिस्टेंस है बताइए। तो देखिए डिस्टेंस if this is A, this is B, so distance AB is। अब देखिए इसमें आप कभी भी याद रखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको x1 मान रहे हो या इसको x1 मान रहे हो या इसको y1 मान रहे हो इसको y1 मान रहे हो। आप किसी को भी x1 मान सकते हो, किसी को भी x2 मान सकते हो। अगर इसको मैं x1 मान रहा हूं तो इसको मैं x2 मानूंगा, इसको मैं y1 मान रहा हूं तो इसको मैं y2 मानूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज स्क्वायर है और स्क्वायर में जाने से साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख भी सकते हो। सपोज मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। मैं अगर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखूं प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखूं और इसका अंडर रूट लिखूं, या फिर मैं दूसरा तरीका से लिखता हूं। अगर मैं इसको मैं अब x1 और y1 मान रहा हूं और इसको x2 y2 मान रहा हूं, तो भी आप देख लो। आप अभी अगर इसको x1 मान रहे हो तो क्या लिखोगे 4 x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 कितना है 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। द आंसर विल बी सेम। आप देख लीजिए इस केस में भी आपको आंसर जो है अंडर रूट ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस ये भी आएगा 2 माइनस 4 इज -2, तो -2 का स्क्वायर इज 4। सो ये 4 स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट और ये भी आएगा आपका सेम चीज। आप देख लो दिस इज 3 माइनस 7 दैट इज -4, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा -4 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर 4। तो सेम आंसर आएगा दैट विल बी अंडर रूट 16 प्लस 4 इज अंडर रूट 20। तो ये ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 20। तो ये साइन कुछ मैटर नहीं करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप किसको पहले ले रहे हो आपका वो ओरिजिनल जो आंसर है वो आपको दे देगा। ये आपको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे और भी प्रॉब्लम्स को। ओके थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके थैंक यू।